हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्यूलर इवेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में। एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो तरह की इवेंट साइमल्टेनियसली होती हैं, वास्कुलर इवेंट एंड सेल्यूलर इवेंट, जिसमें से हम ये वीडियो में देखेंगे सेल्यूलर इवेंट्स के बारे में। सेल्यूलर इवेंट में दो फेज हो गए। फर्स्ट है एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड सेकंड है फेगोसाइटोसिस। तो ये दोनों प्रोसेस को हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन है क्या? इट इज अ रैपिड होस्ट रिस्पॉन्स दैट सर्व टू डिलीवर द ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और टिश्यू इंजरी। जैसा कि हम जानते हैं, इन्फ्लामेशन बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है और एक्यूट इन्फ्लामेशन होस्ट में दिखाई देने वाला, तुरंत ही प्रोड्यूस होने वाला रैपिड होस्ट रिस्पॉन्स है, जिसका मेन फंक्शन है टिश्यू इंजरी या तो इन्फेक्शन की साइट पर ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन को पहुंचाना। ये एक्यूट इन्फ्लामेशन बॉडी में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा और जल्दी से रिजोल्व होके हीलिंग हो जाएगी। उसमें कई सारे ऐसे स्टिम्यूली है जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्टिव एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर टॉक्सिन्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट लाइक सेल मेडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, physical agent like heat, cold and radiation, chemical agent like organic and inorganic poison, and inert material like foreign bodies। तो इस तरह से कई सारे एजेंट हैं जो बॉडी में एक्यूट इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, वास्कुलर इवेंट एंड सेल्यूलर इवेंट। ये सेल्यूलर इवेंट में दो प्रोसेस होगी। फर्स्ट है एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड सेकंड है फेगोसाइटोसिस। वास्कुलर इवेंट में दो तरह के चेंजेस होते हैं, हीमोडाइनेमिक फ्लो में चेंजेस होता है और वास्कुलर परमिएबिलिटी में अल्टरेशन होता है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं सेल्यूलर इवेंट्स के बारे में, मतलब कि दो प्रोसेस, फर्स्ट एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड सेकंड फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट बात करते हैं एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज टू ऊज आउट, बाहर आ जाना। ल्यूकोसाइट मतलब कि WBC। सो एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट मीन्स escape of leukocyte from the lumen of microvasculature to the interstitial tissue। यहाँ पे क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट ब्लड में प्रेजेंट है, WBC जो ब्लड में प्रेजेंट है, वो ब्लड वेसल्स को छोड़ के इंटरस्टिशियल टिश्यू में आ जाएंगे। ये प्रोसेस को कहेंगे एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ल्यूकोसाइट जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो है पोलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स फॉलोड बाय द मोनोसाइट एंड मैक्रोफेगस। तो ये PMNs, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेगस ब्लड वेसल्स को छोड़ के इंटरस्टिशियल टिश्यू में, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में आ जाएंगे। ये प्रोसेस दैट इज माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का बाहर आ जाना, 4 स्टेज में होगा। फर्स्ट है चेंज इन द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड, then rolling and adhesion of leukocyte, then immigration of leukocyte and the chemotaxis। ये चारों स्टेज को हम डिटेल में देखें। फर्स्ट है चेंज इन द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। तो जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कुछ इस तरह होता है। ये ब्लड वेसल्स है, जो बीच का सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पे WBC एंड RBC है, वो फ्लो करते हैं, और जो पेरिफेरल पार्ट है, एंडोथेलियल के नज़दीक वाला पार्ट, वहाँ पे प्लाज्मा फ्लो होता है।
ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है। पर जब भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा तो इन्फ्लेमेशन में जो वास्कुलर इवेंट है उसमें क्या होता है कि वासोडाइलेशन होगा, फिर ये जो प्लाज्मा है वो बाहर निकल जाएगा, उसका एक्सुडेशन हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फ्लो की बजाय जो प्लाज्मा था वो एंडोथेलियल सेल में से बाहर आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये पेरिफेरल लेयर प्लाज्मा का नैरो हो गया और जो बीच में सेल्यूलर लेयर था आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, वो सेंट्रल स्टीम वाइडन हो गई, वो थोड़ी और चौड़ी हो गई। ये प्रोसेस को कहेंगे मार्जिनेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रोफिल्स ऑफ द सेंट्रल कॉलम कम क्लोज टू द वेसल वॉल नोन एज द पेवमेंटिंग। इसकी वजह से क्या होगा, जब प्लाज्मा बाहर निकलेगा और सेंट्रल स्ट्रीम थोड़ी वाइड हो जाएगी तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एंडोथेलियल सेल लाइनिंग के नज़दीक आ जाएंगे। ये प्रोसेस को कहेंगे पेवमेंटिंग। तो फर्स्ट चेंज इन फोम एलिमेंट ऑफ ब्लड में क्या है, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि प्लाज्मा ब्लड वेसल्स में से बाहर निकल रहा है थ्रू द एक्सुडेशन, और जो सेंटर में प्रेजेंट ल्यूकोसाइट्स एंड आरबीसी है वो एंडोथेलियल सेल लाइनिंग के नज़दीक जा रहे हैं, जिसे कहेंगे पेवमेंटिंग। तो ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड होगा रोलिंग एंड एडहेशन। पेरिफेरली मार्जिनेटेड एंड पेवमेंटेड न्यूट्रोफिल्स स्लोली रोल ओवर द एंडोथेलियल सेल। जो पहले से न्यूट्रोफिल्स पेवमेंट हो रहे हैं, एंडोथेलियल सेल लाइनिंग के नज़दीक आ रहे हैं, वो अभी एंडोथेलियल सेल पर, मानो कि ये एंडोथेलियल सेल है, तो उस पर वो रोल होना स्टार्ट कर देंगे, जिसे कहेंगे रोलिंग फेज। फिर ये न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियल सेल के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसे कहेंगे एडहेशन फेज। तो ये एंडोथेलियल और ये ल्यूकोसाइट, इसके बीच में इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, एडहेशन हो जाएगा। ये एडहेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, जो कि रोलिंग एंड एडहेशन परफॉर्म करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है सिलेक्टिन, इंटेग्रिन एंड इम्यूनोग्लोब्युलिन जीन सुपर फैमिली एडहेशन मॉलिक्यूल। ये सिलेक्टिन एंड इंटेग्रिन ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियल सेल पर प्रेजेंट होते हैं। वो दोनों बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन द न्यूट्रोफिल्स एंड द एंडोथेलियल सेल। तो ये प्रोसेस हुई रोलिंग एंड एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। थर्ड होगा इमिग्रेशन। जैसे ही एंडोथेलियल सेल और न्यूट्रोफिल्स के बीच में बॉन्ड बन गया तो न्यूट्रोफिल्स स्टिक हो जाएंगे एंडोथेलियल के साथ, और वो ऐसे ही चिपके हुए ही, स्टिक होते हुए ही एंडोथेलियल सेल सरफेस पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कब तक? जब तक उनको एंडोथेलियल सेल के बीच में जगह ना मिल जाए, एक ऐसी सूटेबल साइट ना मिल जाए जहाँ से वो बाहर निकल सके। तो इस तरह से वो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल है, यहाँ से वो ऐसे घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, कब तक? जहाँ पे उसको ऐसी कोई जगह ना मिल जाए जहाँ से वो बाहर निकल सके। तो बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, फिर वो एंडोथेलियल सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में लोड हो जाएंगे, फिर उनको क्रॉस करना है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके लिए क्या करेंगे, वो न्यूट्रोफिल से वो एंजाइम रिलीज करेंगे कोलाजिनेज। ये कोलाजिनेज एंजाइम बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे और इस तरह से न्यूट्रोफिल्स है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी पास होके एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में आ जाएंगे। ये प्रोसेस को कहेंगे इमिग्रेशन। तो ये थर्ड स्टेज हुआ। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ? कीमोटैक्सिस। तो अभी ऑलरेडी ल्यूकोसाइट्स है वो ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या तो एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में आ गए हैं,
फिर ये बाहर निकले हुए ल्यूकोसाइट जहाँ पे भी इंजर्ड साइट है या तो इन्फेक्टेड साइट है उसकी तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट कर देंगे अलोंग विद अ केमिकल ग्रेडियंट। कई सारे केमिकल की वजह से, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस की वजह से ये ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट हो जाएंगे टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन। पर ऐसा करने के लिए उसको कई सारे बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे, जैसे कि एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरिवास्कुलर मायोफाइब्रोब्लास्ट एंड मैट्रिक्स। केमिकल सब्सटेंस जो कि ये कीमोटैक्सिस में हेल्प करेंगे उसे कहेंगे कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, जिसके एग्जाम्पल है ल्यूकोट्राइन्स बी जो कि अराचिडोनिक एसिड का मेटाबोलाइट है, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम particularly C5a and C3a, and cytokines that is interleukin, particularly interleukin 8। तो ये सारे केमिकल मेडिएटर की वजह से जो WBC है वो अभी मूव कर देंगे टूवर्ड द साइट ऑफ इंजरी। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा सेल्यूलर इवेंट का, दैट इज एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। इसको अगर समराइज करें तो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, बीच में है WBC एंड RBC। धीरे धीरे ये WBC, यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रही है, सेल्स दिख रहे हैं, वो एंडोथेलियल सेल्स है। तो धीरे धीरे ये न्यूट्रोफिल्स एंडोथेलियल सेल लाइनिंग की ओर बढ़ेंगे, जिसे कहेंगे पेवमेंटिंग। फिर वो एंडोथेलियल सेल के पर रोल होना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज रोलिंग। फिर सिलेक्टिन एंड इंटेग्रिन जैसे प्रोटीन न्यूट्रोफिल्स और एंडोथेलियल सेल के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, जिसे कहेंगे एडहेशन। फिर ये स्टिक हुए न्यूट्रोफिल्स एंडोथेलियल सेल सरफेस पर ही मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तब तक जहाँ पे उसको एक स्पेस नहीं मिल जाती जहाँ से वो बाहर निकल सके। बाहर निकलने के बाद वो जहाँ पे इंजरी या तो इन्फ्लामेशन है उस ओर जाना स्टार्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेडिएटर, और ये प्रोसेस को कहेंगे कीमोटैक्सिस। फिर आएगा सेकंड स्टेज ऑफ सेल्यूलर इवेंट, दैट इज फेगोसाइटोसिस। सो व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ एंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट बाय द सेल। अगर कोई भी सेल जब कोई सॉलिड पार्टिकुलेट को एंगल्फ कर लेता है, ईट कर लेता है, तो उसे कहेंगे फेगोसाइटोसिस। ऐसे सेल जो ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे उसे कहेंगे फेगोसाइट्स। दो तरह के फेगोसाइट्स प्रेजेंट हो गए। फर्स्ट है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में अर्ली स्टेज में दिखाई देंगे, जिसे माइक्रोफेगस भी कहा जाता है। और दूसरे सेल है सर्कुलेटिंग एंड फिक्स्ड मोनोसाइट, जिसे मैक्रोफेगस भी कहा जाता है। तो दो तरह के फेगोसाइटिक सेल फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे, वो है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट। ये दोनों सेल कई सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करेंगे, जैसे कि लाइसोसोम, प्रोटीएज, कोलाजिनेज, इलास्टेज, हाइड्रोलेज, जिलाटिनेज एंड एटसेट्रा। ये सारे एंजाइम क्या करेंगे? कोलाजन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को डिग्रेड कर देंगे और हेल्प करेंगे फेगोसाइटोसिस में। जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो भी 3 स्टेप में परफॉर्म होगी। फर्स्ट होगा रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, मतलब कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो सॉलिड पार्टिकल है उसका आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन होगा, उसके साथ अटैचमेंट होगा न्यूट्रोफिल्स का या तो फेगोसाइट्स का, फिर उसका एंगल्फमेंट होगा, एंड थर्ड होगा किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो ये तीनों स्टेप को देखें। फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन एंड द अटैचमेंट। तो सबसे पहले ये जो फेगोसाइट्स है दैट इज मैक्रोफेगस एंड PMN सेल, ये दोनों सेल रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे। कैसे?
तो ये मैक्रोफेगस सेल पर सरफेस रिसेप्टर एक्सप्रेस हो गए। ये रिसेप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो जो सेल्यूलर डेब्रीज है उसको आइडेंटिफाई करने का, रिकॉग्नाइज करने का काम करेगी। जो रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए वो है मैनोज रिसेप्टर एंड द स्कैवेंजर रिसेप्टर। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ऑप्सोनिन प्रोटीन का कोटिंग प्रेजेंट है, तो वो रिकॉग्नाइजेशन की प्रोसेस और ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो ये ऑप्सोनिन क्या करता है जिससे कि ये प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन की प्रोसेस और इजीली हो रही है? ये ऑप्सोनिन है जो कि बैक्टीरिया और फेगोसाइटिक सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक बॉन्ड बनाता है, जिससे कि ये मैक्रोफेगस सेल फेगोसाइट से वो आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को। 3 तरह के ऑप्सोनिन प्रोटीन प्रेजेंट है, IgG, C3b एंड द लैक्टिन्स। तो फर्स्ट स्टेज में हो गया रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट। सेकेंड स्टेज में होगा एंगल्फमेंट। सो द ऑप्सोनाइज्ड पार्टिकल और माइक्रोब्स आर रेडी टू बी एंगल्फ्ड बाय द फेगोसाइट्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस पे ऑप्सोनिन प्रोटीन का कोटिंग प्रेजेंट है, जिसको मैक्रोफेगस ने, फेगोसाइट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया, अभी वो एंगल्फ होने के लिए रेडी है। किस तरह से एंगल्फमेंट होगा? तो जो मानो कि ये बैक्टीरिया है और यहाँ पे एक फेगोसाइट है, मैक्रोफेगस है, तो ये मैक्रोफेगस धीरे धीरे अपने एक साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड्स डेवलप करेगा अराउंड द, इस तरह से स्यूडोपोड्स डेवलप करेगा अराउंड द बैक्टीरिया और फिर उसको अपने अंदर ले लेगा। इस तरह से ये एक वैक्यूल्स बना देगा जिसे कहेंगे फेगोसाइटिक वैक्यूल्स और द फेगोसोम। फिर ये फेगोसोम है वो मैक्रोफेगस के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट है उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे और बनाएंगे एक बिगर वैक्यूल्स, दैट इज फेगोलाइसोसोम्स। तो सेकंड स्टेज में होगा एंगल्फमेंट। थर्ड स्टेज है किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो जैसे ही ये फेगोसोम लाइसोसोम के साथ मिक्स हो जाएगा, लाइसोसोम में ऑलरेडी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो ये लाइसोसोम के एंजाइम्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे और फिर उसे डिस्पोज कर देंगे, जिसके लिए कई सारे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट हो गए लाइसोसोम में। पर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया भी है जो ये किलिंग और डिग्रेडेशन की प्रोसेस से बच जाते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्यूलाई बेसिली जो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये बैक्टीरिया ये किलिंग की प्रोसेस से बच जाते हैं और कई टाइम तक, बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट रह सकते हैं। तो इस तरह 3 स्टेज में कंप्लीट होगा फेगोसाइटोसिस। सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल्स है या तो मैक्रोफेगस है वो आइडेंटिफाई करेंगे बैक्टीरिया को, उसके लिए उस पर रिसेप्टर एक्सप्रेस हो गए। फिर ये एंगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए स्यूडोपोड्स बनाएंगे और ये बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेंगे और फेगोसाइटिक वैक्यूल्स बनाएंगे। फिर ये फेगोसाइटिक वैक्यूल्स लाइसोसोम के साथ मिक्स हो जाएगी और बनाएंगे फेगोलाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया को किल कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसकी सेल्यूलर इवेंट में 2 प्रोसेस होगी, एक एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड सेकंड दैट इज फेगोसाइटोसिस। और 2 इवेंट कंप्लीट होगी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, वास्कुलर इवेंट एंड सेल्यूलर इवेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।